चुनावी दौर है और वोट पाने के लिए मर्यादाएं लगातार लांघी जाती भी। विरोधियों को टारगेट करते सभी समुदाय तो कभी धर्म पर भाषणों की तलवारें नेताजी चला देते हैं। हेट स्पीच के जरिए वोटर्स को पोलराइज करने की कोशिश होती है, लेकिन इस बार नेताजी ने कुछ ऐसा किया तो सख्त कार्रवाई होगी। 2024 के आम चुनाव में चुनाव आयोग खास तौर पर हर भाषण की मॉनिटरिंग कर रहा है। भड़काऊ भाषणों पर मिलने वाली शिकायतों को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। नेताओं को साफ मैसेज दिया गया कि भड़काऊ भाषण देंगे, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। वैसे हेट स्पीच के मामले को फिलहाल में नहीं आने लगे, लेकिन हर चुनाव में इस तरह के मामले सामने आते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हेट स्पीच के 58 मामले आए थे और चुनाव आयोग ने सभी मामलों पर कार्रवाई भी की थी। हेट स्पीच को लेकर इंडिया न्यूज वोटर्स के बीच पहुंचा, एक सर्वे किया। इस सर्वे में हमने कई सारे सवाल लोगों से पूछे। उन्हीं में से एक सवाल टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। हेट स्पीच के मामलों में क्या चुनाव आयोग की कार्रवाई को आप निष्पक्ष मानते हैं? 73% लोगों ने कहा कि हाँ, हम निष्पक्ष मानते हैं और 25% लोगों ने कहा कि हम निष्पक्ष नहीं मानते। 2% लोग ऐसे थे, उन लोगों ने कोई विकल्प नहीं चुना है। इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अश्वनी दुबे जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ अजय कुमार झा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ होंगे, राज बिहारी, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले राज बिहारी साहब के पास ही चलते हैं। राज बिहारी जी, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि हेट स्पीच हर बार हर चुनाव में एक मुद्दा बनता है। चुनाव आयोग कार्रवाई की बात भी करता है, लेकिन हेट स्पीच बंद नहीं होती। आज ही देखिए जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र को लेकर बयान दिया, प्रियंका गांधी तुरंत आ गई और उन्होंने कहा कि मेरी मां ने मंगलसूत्र को लेकर बलिदान दिया। और किस बयान की बात कर रहे हैं? बहकाने की बयान की है। मतलब अभी रुक नहीं रही। सख्त कानून है, चुनाव आयोग बोल चुका, बावजूद इसके हेट स्पीच जारी है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले हेट स्पीच की परिभाषा क्या है। मुख्य चुनाव आयोग ने जिस दिन चुनावों की घोषणा की, तारीखों की घोषणा की, उस दिन उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि आप ऐसी कोई बात ना बोले जिससे चुनाव में कुछ गलत असर हो। लेकिन चुनाव आयोग की कुछ सीमा है कार्रवाई करने के मामले। हमने देखा है लगातार कि जब चुनाव प्रचार होता है तो तभी छोटे से लेकर बड़े नेता तक भावनाओं में बहकर कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिस पर विरोधी उंगली उठाने लगते हैं। लेकिन चुनाव आयोग के हाथ बंधे हुए हैं। चुनाव आयोग के पास में इतने अधिकार नहीं है कि वो उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा उनको चुनाव प्रचार करने से रोक सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई कितनी बड़ी हो, ये उनके अधिकार में नहीं है। उसके बाद तो कोर्ट में ही जाना पड़ता है। तो सारा मसला जो है हेट स्पीच का फिर कोर्ट में आता है। चुनाव आयोग का एक काम है, चुनाव आयोग ने जिस दिन से चुनाव की घोषणा की और जिस दिन रिजल्ट आ गए उसके बाद चुनाव आयोग की भूमिका खत्म हो जाती है। हमने कई राज्यों में देखा है, खासतौर में हम पश्चिम बंगाल की बात करें कि जहां पर इतनी हेट स्पीच होती है, सभी करते हैं। और केवल हेट स्पीच की बात नहीं है, खून खराबा, कत्ल, दंगे, आगजनी, मारपीट इतनी बड़ी तादाद में होती है। लेकिन बाद में चुनाव आयोग अपना अलग हो जाता है और वो केस कभी सीबीआई को और कभी वो सालों तक चलता रहता है और उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। डॉक्टर अश्वनी दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे। डॉक्टर अश्वनी दुबे, इस मसले पर जो जिन बातों का जिक्र राज बिहारी कर रहे हैं, क्या वही है? कोई बहुत गंभीर सजा नहीं हो सकती? हाल फिलहाल के कई सालों में ऐसा एक संकेत है, ऐसा कोई उदाहरण दिखाई नहीं दिया।
मनोज जी, देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 125 साफ तौर पर कहती है कि अगर किसी भाषण से, किसी हेट स्पीच से समुदायों के बीच में, जातियों के बीच में या समाज में अगर विद्वेषपूर्ण बात हो और उससे समाज में, जातियों में, समुदायों में विध्वंस पैदा होने की स्थिति हो, विद्वेष पैदा होने की स्थिति हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने, तो उसमें जो है इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकता है। और इलेक्शन कमीशन कंसर्न पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन के दायरे में ऐसा हेट स्पीच कहा गया है, वहां पर एफआईआर दर्ज कर। मैं स्वयं एक ऐसे मामले में, एक बीजेपी नेता के मामले में स्वयं वकील हूं, जिसमें मैं जो सेक्शन 125 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मुकदमा है वो दर्ज हुआ है। सवाल यहां पर यह है कि भारत में हेट स्पीच के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मनोज जी, आप समझिए, सांसद, विधायक जैसे जिम्मेदार लोग और उनके समर्थक भी ये काम स्वाभाविक तौर पर कर रहे हैं। देश में अगर आप देखें तो मौजूदा सांसदों, विधायकों के खिलाफ हेट स्पीच, नफरती भाषण के 107 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इनमें 33 सांसद, 74 विधायक हैं, जिसमें खासतौर से सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्य सबसे ज्यादा हैं, छोटे दल भी उनके साथ हैं। तो यह डेटा जो है सांसदों, विधायकों की ओर से फाइल जो एफिडेविट उन्होंने फाइल किया है वो है। सवाल यह है कि जब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है और जब हम कहते हैं कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो फ्री, फेयर, इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट इलेक्शन की बात करता है, और इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्विवेलेंट उनको पावर होती है, तो क्या हेट स्पीच या नफरती भाषण जो दिए जा रहे हैं, जिसमें आपसी वैमनस्य, जातीय रंजिशें, सामाजिक विद्वेष हो रहा हो और अपने धर्म के मतदाता को अपने पक्ष में करने की कोशिश हो रही हो, तो क्या उस पर एक्शन नहीं होना? दूसरा, इलेक्शन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हेट स्पीच को हालांकि किसी कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन नियम कानून, इंडियन पीनल कोड ये साफ तौर पर कहता है कि इसमें एक्शन होगा। जब एक्शन होगा, सेक्शन 123 सबसेक्शन 3A और सेक्शन 125 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है कि जाति, धर्म, भाषा, समुदाय के आधार पर कृत्य करने के लिए रोक लगाता है, तो इस भ्रष्ट चुनावी प्रथा को भी तो आपको, माने जो इस तरह से व्यवस्था है उसको रोकना पड़ेगा। उसको रोकना पड़ेगा, लेकिन रोकेगा कौन? यानी कि इस देश के कानून नीति निर्धारक जो हैं वो सांसद ही अगर इस तरह का बयान देंगे। अजय जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन सर्वे का दूसरा सवाल ले लेते हैं। चुनाव में वोटर्स को रिझाने के लिए हेट स्पीच का बड़ा गुनाहगार आप किस पार्टी को मानते हैं? 22% लोगों ने कहा कि साहब कांग्रेस को मानते हैं, 25% लोगों ने कहा बीजेपी को मानते हैं, 7% लोगों ने कहा AIAIM को मानते हैं, और 5% लोगों ने कहा कि आरजेडी को मानते हैं, और 18% लोगों ने कहा क्षेत्रीय दलों को मानते हैं। 15% लोगों ने कहा इनमें से सभी को हम जिम्मेदार मानते हैं। 8% लोग ऐसे थे, उन लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना। अजय जी मेरे साथ मौजूद है। कानून है, किन धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है, ये भी मौजूद है। डॉक्टर अश्वनी ने बताया कि इसमें बड़ी संख्या में विधायक और जो सांसद हैं उन्हीं के खिलाफ शिकायत हुई है। सबसे बड़ा सवाल है कि बावजूद इसके डर नहीं लगता, हर चुनाव में ये हेट स्पीच बढ़ती जाती है। अजय जी। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है। और अभी एडवोकेट साहब ने जो कहा वो कानूनी पक्ष तो उन्होंने रख ही दिया है, बात वो सारे डिटेल्स में उन्होंने बताया। लेकिन इसमें जो दो बातें हैं, मुझे लगता है कि आखिर ये कितना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है कि अभी जब सुप्रीम कोर्ट में भी आया था, माननीय उच्चतम न्यायालय में भी जब आया, तो बात तो कही गई, लेकिन इसे जहाँ तक मेरी समझ है उसे डिफाइन नहीं किया गया है। और शायद माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस काम को लेजिस्लेटिव बॉडी को सौंपा है कि आप इस पर विचार करें और इसको देखें कि कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो एक स्थिति है। अब लेकिन इसमें बड़े कॉम्प्लिकेशंस इसलिए अराइज करते हैं कि बड़ा चेरी पिकिंग ऐसा हो जाता है, कभी कभी बड़ा सिलेक्टिव हो जाता है। कहीं कुछ घटनाएं घट जाती हैं, वो अननोटिस्ड चली जाती हैं, और कहीं कुछ घटनाएं होती हैं, उसे नोटिस में लिया जाता है। अब ये मामला बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाता है। कानूनी पहलू तो अपनी जगह है, और वही कानूनी पहलू जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात अभी अश्विनी जी ने किया, या फिर जो हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात भी उन्होंने की, जो
और जो भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में जो स्थिति है वो भी बात की। वो सारे बात अभी रासबिहारी जी ने भी कहा कि उसके अपने लिमिटेशंस हैं, जो इलेक्शन कमीशन है उसके अपने लिमिटेशन से। बल्कि जब इलेक्शन कमीशन से पूछा भी गया था माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, तो उन्होंने बताया था कि हमारे पास वो उस तरह के अधिकार हैं नहीं कि मैं उसको उतना सीरियसली कर सकूं। मुझे जहां तक ध्यान में आता है कि इसी तरह का जवाब वहां से गया था, और उसी पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे लेजिस्लेटिव बॉडी पर को ये जिम्मेवारी दी है। अब देखते हैं कि कैसे क्या बढ़ता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि जब यह मामला एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाता है तो इंडिविजुअल जो भी पदाधिकारी वहाँ है, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो भी पुलिस ऑफिसर है, या जो भी कंसर्न थाना का व्यक्ति है वहाँ पर, वो हाउ डू दे डिफाइन इट, वो उसे कैसे देखते हैं, एक ये मसला भी वो है। उसे कैसे देखते हैं, ये एक बड़ा संकेत है। सर्वे का तीसरा सवाल भी ले लेते हैं। सर्वे का तीसरा सवाल है कि हेट स्पीच के मामले में आप क्या एक्शन चाहते हैं? प्रचार पर पूरी तरह से बैन हो, 20% लोगों ने ये कहा। 13% लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ने से रोका जाए। 62% लोगों ने कहा कि कानूनी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। रासबिहारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रासबिहारी साहब, राजनीति में अपराधीकरण ना बने, हर पार्टी संसद से लेकर सड़क तक अपनी बातों में, भाषणों में इसका जिक्र करती है। आपने देखा कि भ्रष्टाचार के मामलों पर अगर सख्त कार्रवाई हो रही है, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो कुछ मुख्यमंत्री हैं जो इस्तीफा भविष्य में दे चुके हैं, जिसमें पुराने मुख्यमंत्री से लेकर हाल की घटना में आपने झारखंड के मुख्यमंत्री को देखा कि गिरफ्तार हुए तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। राजनीति में अगर आप हैं तो राजनीतिक शुचिता का आपको ख्याल लेना पड़ेगा, ना कि आप धाराओं और तमाम तरह की चीजों में उलझें। लेकिन बावजूद इसके होता है, पार्टियां उसकी चिंता नहीं कर रही। ये आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है, और खास तौर पे उस व्यक्ति को लेके जो पूरे देश की राजनीति को बदलने चला था, जिसे बड़ा लंबा आंदोलन किया, जिसने बहुत सारे लोगों को मूर्ख बना के मंच पे लाया गया, और वो आदमी आज जेल में है। जो कहते थे, जो कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं मकान नहीं लूंगा, मैं बहुत ईमानदारी से रहूंगा, और आज उसकी हालत क्या है। देखिए, आज देश में 2 मॉडल आए थे 2014 में, एक नरेंद्र मोदी का और एक अरविंद केजरीवाल का। नरेंद्र मोदी ने जो देश को दिया है, देश एकदम तरक्की की राह पर है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और उस भ्रष्टाचार की कार्रवाई में अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए। जो देश से वादा करते थे कि मैं बड़ा ईमानदार हूं, उनकी ईमानदारी की पोल खुल गई, जनता के सामने आ गई। लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल है जो आपका था सर्वे का, कि चुनाव के दौरान जो हेट स्पीच होती है, जो लोग एक दूसरे पर आक्षेप लगाते हैं, लांछन लगाते हैं, मुझे नहीं लगता जो अभी हमारे देश की चुनाव की प्रक्रिया है, जो पद्धति है, और उसमें कार्रवाई करना भी, जैसे अब मान लीजिए बंगाल का उदाहरण देता हूं मैं आपको। बंगाल में पता चलता है कि अचानक टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घरों में आग लगा दी, और उसमें बीजेपी का कोई कार्यकर्ता या नेता अगर भाषण देने जाएगा तो क्या बोलेगा? कोई बोलेगा हम टीएमसी से बदला लेंगे। अगर ये नहीं बोलेगा हम बदला नहीं लेंगे, तो उनको जो कार्यकर्ता है वो भी भाग जाएंगे। तो पूरा सिस्टम ये है कि जब चुनाव हो, हर एक पे निगरानी हो, हर एक पे कार्रवाई हो। अब आप देखिए कितने ऐसे राज्य, मुझे लगता है सबसे बड़ा राज्य आज पश्चिम बंगाल है, जहां पर सबसे ज्यादा चुनाव में हिंसा होती है जी। बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, घर जलाए जाते, दफ्तर जला दिए जाते हैं, प्रचार वाहनों पे हमला किया जाता है, लेकिन कार्रवाई क्या होती है? पुलिस तो कार्रवाई नहीं करती। ठीक कहा, जो कार्रवाई होनी चाहिए उसका संकेत उस तरीके से नहीं दिखाई देता, और हर चुनाव में उसी तरह की हिंसा होती है, फिर वही चीजें दोहराई जाती है। सर्वे का चौथा सवाल ले लेते हैं। चुनाव आचार संहिता को लागू करने के मामले में चुनाव आयोग के एक्शन पर आपकी क्या राय है? 24% लोगों ने कहा कि आयोग काफी सख्त है। 3% लोगों ने कहा कि आयोग का जो रवैया है वो लचर है। 16% लोगों ने कहा कि साहब पहले चेहरा देखा जाता है,
उस हिसाब से कार्रवाई होती है। 47% लोगों ने कहा कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई होती है और 10% लोगों ने कहा कि इस पर हम कुछ भी कहना नहीं चाहते। आपके सामने जो लोगों की राय निकल कर आई है डॉक्टर अश्वनी, वो सामने मौजूद है। क्या ऐसा ही होता है जैसा लोगों ने राय दी है? देखिए, राय, कानून के सिद्धांत और कन्विक्शंस दोनों में अंतर है, ये राय है। मगर मैं कानून की बात करूंगा और मुझे 59 सेकंड का एग्जैक्ट समय चाहिए जी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 फ्रीडम ऑफ स्पीच के दुरुपयोग के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकता है। धारा 123 और 125 जाति धर्म के आधार पर कृत्य पर रोक लगाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 सब अनुच्छेद 2 में नफरती भाषण पर प्रतिबंध, अनुच्छेद फ्रीडम ऑफ स्पीच के उपयोग दुरुपयोग में अंतर को परिभाषित कर रहा है। माने जो भाषण देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था, जातिगत और धर्म के आधार पर नकारात्मक। अब 2 मिनट। मनोहर जोशी बनाम नितिन भाऊराव पाटिल 1996 में न्यायालय ने माना कि राजनीतिक उम्मीदवार का यह कहना कि उसके अभियान में एक हिंदू राज्य स्थापित किया जाएगा धारा 123 सबसेक्शन 3A का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि एक आशा का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि विधि आयोग की रिपोर्ट, भारत का कानून और सुप्रीम कोर्ट और तमाम कोर्टों के दृष्टांत। रमेश यशवंत प्रभु बनाम PR कुंटे 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के उम्मीदवार की अयोग्यता को बरकरार रखा, जिसने मुंबई में विधानसभा चुनाव लड़ते समय एक धर्म विशेष के लिए अपमानजनक संदर्भ दिया। न्यायालय ने यह कहा कि चुनाव अभियानों में केवल धर्म का संदर्भ, जिसमें हिंदुत्व शब्द का उपयोग भी शामिल है, धारा 123 सबसेक्शन 3 का उल्लंघन नहीं होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कोर्ट से चुनाव अभियानों के दौरान नफरत फैलाने वाले भाषण को प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। तो 2019 में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लंबी फहरिस्त है। अश्वनी जी, मैं आपके पास आऊंगा। लंबी फहरिस्त है। एक सवाल और बचा हुआ, वो ले लेते सर्वे का, कि क्या चुनाव आयोग में आप TN सेशन जैसा सख्त चुनाव आयुक्त चाहते हैं? 82% लोगों ने कहा कि हाँ हम चाहते हैं, 12% ने कहा कि नहीं, और 6% ऐसे लोग जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। ये राय जो निकल कर आ रही है, 82% लोगों ने कहा कि हाँ साहब हम TN सेशन जैसा चुनाव आयुक्त चाहते हैं। अजय साहब, संक्षिप्त में। जी, बड़ा ही माकूल ये इसका जवाब तो मुझे तो लगता है ये बड़ा कठिन है इसका जवाब देना, इसलिए कि देखिए हमारा जितना बड़ा कंट्री है, ये एक तरफ तो लोगों को यह बिल्कुल पसंद है कि काफ़ी चीज़ कड़ाई के साथ हो। निश्चित तौर पर जब सेशन जी आए, सेशन साहब आए, तो उसके बाद से चीज़ें बदलना शुरू हुई और तब से पता भी चलना शुरू हुआ कि चुनाव आयोग के चीफ जो कमिश्नर उस समय हुआ करते थे आयुक्त, उनकी क्या शक्ति होती है, ये बात तो वहीं से लोगों को समझ में आने लगी। और उसके बाद से जो फॉलोइंग जो भी लोग आते गए, वो बाय एंड लार्ज वो सब ठीक ठाक ही चला और अभी भी उस तरह से चल ही रहा है। लेकिन अब इसमें क्या है कि कंट्राडिक्शन हमारा ये हमारी पॉलिटी का, कि अगर आप कड़ाई करेंगे तो हंगामा होगा, कड़ाई नहीं करेंगे तो फिर इस बात की चर्चा होगी। और दूसरी बात यह है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने की वजह से और साथ ही साथ फेडरल जो हमारा फॉर्म है उसके होने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला होता है वो सीधे सीधे स्टेट कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है, स्टेट सब्जेक्ट में आ जाता है। तो अब यहाँ कौन सा एक राज्य किस तरह से अपने कानून व्यवस्था को ठीक ठाक रख पाता है, या ये एक बड़ा प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों का जो इस पूरे सर्वे के दौरान जिन्होंने विस्तार से ये बताने की कोशिश की कि आखिर क्या हो सकता है और क्या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।